अब 9th लिखना है। 8th लिख चुके थे, 9th लिखना है। लिख लें, 9th लिखना है, 9th लिखना है, 9th लिखना है, 9th लिखना है। चलिए 9th लिखना है, आइए। डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड इंक्लूडिंग प्रोडक्टिविटी फैक्टर, वो सब बातें बताऊंगा, आप बस लिख लें। दिस मेथड डिविडेंड कैपिटलाइजेशन बहुत इजी है सर, वैसे ही है अर्निंग वाला, अभी बता दूंगा, टेंशन मत लेने का। जो जीता वो सिकंदर। ए पॉइंट, बेटे डिविडेंड रेट के साथ आप लिख लें एक्चुअल डिविडेंड रेट। खाली डिविडेंड रेट लिखा, आप इसकी जगह लिख लें एक्चुअल डिविडेंड रेट। एक्चुअल डिविडेंड रेट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप शेयर कैपिटल, ऐसे लिखेंगे बेटे, एक्चुअल डिविडेंड रेट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू पेड अप शेयर कैपिटल। ए पॉइंट लिख लिया जी, बी लिख लिया, चलिए सी लिखिए। और ऐसे ही चित्र बनाइए, मैंने एक चित्र बनाया और वो आप बनाया हूं, मैंने रामलाल बनाया, आप रामलाल हो। बड़ी प्यारी सी बात लिखी है सी पॉइंट में कि ये मेथड चलेगा कहां, लगेगा कहां। अंडरलाइन कर दीजिए, दिस मेथड विल बी एप्लीकेबल इन केस डिविडेंड रेट और पास्ट ईयर डिविडेंड हैज बीन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। और फिर नीचे टाइमलाइन बना दीजिए, D1 D2 D3, इस तरह की समय की रेखा बना दीजिए। मैं समय हूं, मैं चलता ही रहता हूं। चलिए लिख लिया हो तो आगे एक फेयर वैल्यू मेथड भी लिख लें, काम खत्म होगा बेटे, फिर हम सीधा समझाने का काम शुरू कर देंगे। फेयर वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू मेथड। समझाने का काम बेटे मेरा है, आप उसकी टेंशन छोड़ दें। इस बात का दावा है कि आप जितने मर्जी यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, अगर आपने ये ध्यान से देख लिया तो आपको ज्यादा समझ आएगा। दिस मेथड फॉर वैल्यूइंग इक्विटी शेयर्स is being used whenever controlling interest is being transferred. Whenever controlling interest is being transferred. तो बेटे दोनों मेथड्स का एवरेज है, जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू और कैपिटलाइज्ड वैल्यूज में जो आया, आपने दो वैल्यूज निकाली, इसका मतलब फेयर वैल्यू मेथड वहीं पे लग सकता है जहां पर दोनों वैल्यूज पता हो, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू, दोनों का एवरेज इज फेयर वैल्यू।
नाम भी तो है फेयर, ई पॉइंट लिख लीजिए। चलिए बेटे, कंसेप्ट 10 छोटा सा है, वैसे ये तो मैं फाइनल में कराता हूँ, सीए फाइनल में आपके लिए इतना एप्लीकेबल नहीं है। आप बस क्या करें, कंसेप्ट 10 का एक नाम लिख लें और चलिए यहां तक लिख लीजिए। स्टेप नंबर 1 लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वैसे ये सीए फाइनल और सीए में फाइनल का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट नंबर 10 आपके लिए नहीं है, फिर भी कंसेप्ट 10 की एक हेडिंग लिखकर एक एटलीस्ट एक बात तो लिख ही लें। तो बेटे शेयर्स में लिखना खत्म हो गया बस, क्योंकि कंसेप्ट 11 से 15 तक गुडविल के कंसेप्ट हैं। अब हम खाली पहले शेयर्स का लिखकर पूरे शेयर्स के क्वेश्चंस कर डालेंगे जितने भी रह गए, और फिर हम गुडविल के क्वेश्चंस करेंगे। इसका मतलब आज लेक्चर 3 में शेयर्स हमने लिखने का काम खत्म कर लिया, और आज 2-3 क्वेश्चंस कर लिए, अभी 2-3 और करेंगे। आपको बाकी भी बातें धीरे धीरे समझ आएंगी बेटे। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, समटाइम्स इन एग्जामिनेशन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज मिसिंग इन द क्वेश्चन, then it can be calculated as follows। बेटे इस तरह से निकाल सकते हैं, take normal rate of return of industry plus risk factors minus non risk factors is equal to normal rate of return of company plus risk factors minus non risk factors is equal to NRR of company। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने यहां तक लिख लिया है। अब हम चलेंगे और शुरू करेंगे कहानी किस्मत की। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि शेयर्स की जो हमने वैल्यूएशन आज से 2 लेक्चर्स पहले शुरू की थी, आज 3rd लेक्चर है। शेयर्स को वैल्यू करने के 2 तरीके हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स, एसेट्स के बेसिस पे वैल्यू कर सकते हैं, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और तीसरा इन दोनों का एवरेज। बेटे तीसरा क्या है, एवरेज। तो एवरेज का जो नाम पड़ा बेटे वो क्या है, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मेथड। तो दोनों का जो एवरेज है वो फेयर वैल्यू मेथड है। एसेट्स के बेसिस पे जो है वो तो बेटे इंट्रिंसिक वैल्यू है, नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वगैरह वगैरह। प्रॉफिटेबिलिटी बेटे 2 तरह की है, मैंने बताया था, एक है अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड और एक है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटे प्रॉफिट्स कितने कमाते हैं, एक तो इस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और प्रॉफिट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक इस पे भी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब कितने कमाते हैं ये ज्यादा रेलेवेंट है, ये ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तो कमाने से ही निर्भर करते हैं ना। तो ज्यादा बेटर फैक्टर कौन सा है, बेटर मेथड कौन सा है, अर्निंग कैपिटलाइजेशन, और थोड़ा सा हल्का कौन सा है, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन। लेकिन बेटे अगर पेपर में कुछ नहीं दिया तो फिर तो मुझे ये फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अर्निंग कैपिटलाइजेशन और डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड हम यहां पर फॉलो करेंगे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जैसे मैंने कहा था आपको कि अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर। बेटे ये फॉर्मूला है। अब अगर डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड हो तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल डिविडेंड रेट, एक्चुअल डिविडेंड रेट अपॉन नॉर्मल रेट
अपॉन नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू। आराम से बेटे, एक्चुअल डिविडेंड रेट, बस बेटे वहां अर्निंग रेट है, यहाँ डिविडेंड रेट है, और कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पर अर्निंग रेट है, यहाँ डिविडेंड रेट है, तो एक्चुअल डिविडेंड रेट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू। ठीक है बेटे, और कुछ भी अंतर नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जो वैल्यू यहां पर आएगी वो हमेशा इससे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डिविडेंड हमेशा अर्निंग से कम होता है। कंसेप्ट वही है, सब कुछ दिक्कत ही नहीं है। बट अगर बेटे आप लार्ज लॉट खरीद रहे हो, लार्ज लॉट, बड़ा लॉट खरीद रहे हो, तो ये वाला मेथड लगेगा। और अगर आप स्मॉल लॉट ले रहे हो तो बेटे ये वाला मेथड लगेगा। लार्ज लॉट ले रहे हैं तो फिर हम ये मेथड लगाएंगे, और अगर स्मॉल लॉट ले रहे हैं तो डिविडेंड कैपिटलाइजेशन लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। इसके पीछे भी विचार है कि जब आप बहुत ज्यादा शेयर्स खरीद रहे हो तो आप ये नहीं देखते कि वो डिविडेंड कितना दे रही है, आप ये देखते हो कि वो प्रॉफिट्स कितना कमा रही है, क्योंकि प्रॉफिट्स कमाना इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डिविडेंड देना। क्यों? क्योंकि डिविडेंड तो प्रॉफिट्स में से ही देते हैं। ठीक है जी, तो आइए दोस्तों, मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूं कहानी किस्मत की, क्वेश्चन नंबर 11 पहले मैं शुरू करूंगा, या मैंने क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया था, पहले उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। आइए जी, 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7th क्वेश्चन, ये रहा बेटे, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स calculate the value of a fully paid equity share on dividend basis, पहला। और दूसरा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिस। बेटे अर्निंग कैपिटलाइजेशन को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिस भी कहा जाता है। इन ईच केस, वो कहता है दोनों केसेस में मार्केट एक्सपेक्टेशन टू बी 11%। मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो 11% है। आराम से बेटे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पिछले 4 सालों का डाटा गिवन है, लास्ट 4 इयर्स की कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट अर्न्ड गिवन है, लास्ट 4 इयर्स का डिविडेंड गिवन है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, चलिए पहले पढ़िए फिर बताऊंगा। बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको दोनों मेथड्स की बातें समझ आएंगी। पहले कुछ बातें लिख लेंगे, फिर हम इसमें पहुंचेंगे कि है क्या ये क्वेश्चन। आइए जी, तो नोट 1 पहले तो लिख लें, भले इस क्वेश्चन में नहीं लिखना मेन आंसर में, लेकिन आप अपने लिए लिख लें। नोट 1, इन केस information has been in case information has been specified for different past years, in case information has been specified for different past years, पिछले सालों की इंफॉर्मेशन अगर आपको दी हुई है, then it is better to calculate a representative। बेटे रिप्रेजेंटेटिव निकालना बहुत जरूरी है। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है कर्ता, कर्ता ही सब कुछ करता। ठीक है जी, दैट इज एवरेज। आपको
एक एवरेज कैलकुलेट करना बहुत ही जरूरी है, रिप्रेजेंटेटिव निकालना जरूरी है। अगर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे आपको झुंड दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है और आप यहां खड़े हो, तो बेटे यहां जब खड़े हो और आपको डाटा गिवन है बहुत सारा, तो फिर आप क्या करते हैं, आप इस पूरे डाटा का एक एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटे ये एवरेज निकालना ही रिप्रेजेंटेटिव है। आप मेरी बात समझ रहे, ये एवरेज ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो मैंने कहा इन केस इंफॉर्मेशन हैज बीन स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट पास्ट ईयर्स, then it is better to calculate a representative, that is average। एवरेज निकालना जरूरी है। फिर आगे लिखें, एवरेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एवरेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की एवरेज होती है मेरे बेटे, एक सिंपल एवरेज और दूसरी मेरे बेटे वेटेड एवरेज। एक है सिंपल एवरेज और दूसरी है बेटे वेटेड एवरेज। इट इज बेटर टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज। बेटे ये सबसे अच्छी बात रहेगी अगर आप उस डाटा का, जैसे आपने फाउंडेशन में किया था, एवरेज निकाली थी, सेंट्रल टेंडेंसी निकाली थी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया था, उस इंफॉर्मेशन का आप वेटेड एवरेज निकालें तो ज्यादा अच्छा माना गया। बेटे फॉलोइंग इज द फॉर्मूला, फॉलोइंग इज द फॉर्मूला, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। बेटे ये फॉर्मूला है सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आराम से लिख लें, पहले मैं पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, घबराने की बात है ही नहीं। अब W लिखें जी, W क्या है? W का मतलब है वेट्स और X क्या है? नंबर ऑफ, या वेरिएबल कह दें, X इज वेरिएबल, W वेट्स है, X वेरिएबल है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है जी, वेरिएबल प्रॉफिट्स हो सकते हैं, वेरिएबल डिविडेंड हो सकते हैं, वेरिएबल कैटरीना कैफ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जी वेरिएबल, तो किसी का भी एवरेज निकाल सकते हैं ना आप। तो चलिए जी हम शुरू करेंगे, शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आइए शुरू करते हैं, मेन आंसर की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 7 का मेन आंसर शुरू कर रहा हूं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर as per earning capitalization method। ठीक है जी, तो यहां लिख रहे हैं एक्चुअल अर्निंग रेट, एक्चुअल अर्निंग रेट अपॉन नॉर्मल अर्निंग रेट into paid up value पर इक्विटी शेयर। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, एक क्वेश्चन कम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं बेटे। एक्चुअल अर्निंग रेट अपॉन नॉर्मल अर्निंग रेट इनटू पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर। आराम से देख लें, कोई टेंशन की बात है ही नहीं मेरे बेटे। ठीक है जी, अब नॉर्मल अर्निंग रेट तो बेटे दिए हुए 11%,
और बेटे 10 रुपए भी दिया हुआ है। अब मुझे निकालना है एक्चुअल अर्निंग रेट, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, थोड़ी जगह छोड़कर लिख रहा हूं, एक्चुअल अर्निंग रेट। अब बेटे मेरे को एक्चुअल अर्निंग रेट गिवन तो है, पिछले सालों के दिए हुए बेटे। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं बेटे 2004 में, तो मुझे 2000 की डाटा दे दिया, 2001 का दे दिया, 2002 का दे दिया और 2003 का भी दे दिया। तो बेटे यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का अगर मैं एवरेज निकाल लूं और इसका मक्खन यहाँ यूज करूं तो बेटा कैसा रहेगा? इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको पिछले साल की इंफॉर्मेशन के अलावा और भी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। एक बच्चा कहता छोड़ दे, बेटे जब आपको डाटा दिया है तो फिर छोड़ने का मतलब क्यों है? आप ये बताइए, ज्यादा बेटर क्या रहेगा? या तो 2003 की फिगर ले लें खाली, और या जब आपको इंफॉर्मेशन दी है एक बच्चे की मुझे परफॉर्मेंस निकालनी है तो मैं उसकी 9th 8th 7th 6th 5th सभी क्लासेस का एवरेज निकालूं तो मुझे उस बच्चे के बारे में ज्यादा पता चलेगा, इसीलिए एवरेज निकालते हैं, इसीलिए वेटेड एवरेज निकाली जाती है। समझ आई? तो चलिए यहां लिख रहा हूं मैं, स्टेटमेंट showing calculation of weighted average return. Statement showing calculation of weighted average return, ये बेटा मैंने ईयर्स लिख दिए। बेटे मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दिया, मैंने बेटे प्रॉफिट्स भी लिख दिए, और मैंने बेटे रेट ऑफ रिटर्न भी निकाल कर लिख दिया, जो कि निकालना पड़ेगा। ये मेरा बेटे एक्स है, और फिर मैंने वेट्स भी लिख दिया बेटे, ये डब्ल्यू है, और लास्ट में आ जाएगा डब्ल्यू एक्स। लो बेटे, ईयर 2000, 2002, 2003 बेटे करोड़ में दिया हुआ है। बेटे सारी फिगर्स करोड़ में दी हुई है, 50 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़, 8, 16, 22 और 30। बेटे आसान है ना? रेट ऑफ रिटर्न का एक बच्चा कह रहा है जी फॉर्मूला तो बता मास्टर। बेटे कैसी बातें करते हो, 10 बार तो बता दिया। प्रॉफिट्स रेट ऑफ रिटर्न, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला कितनी बार तो बताया बेटे? एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू प्रॉफिट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। चलिए जी, प्रॉफिट्स देख लीजिए, 8/50 इंटू 100, 16/80 इंटू 100, 22/100 इंटू 100, 30/120 इंटू 100। आराम से देख लो। बेटे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, आप प्लीज सॉल्व करें। और ये आ रहा है बेटे 16%, ये आ रहा है बेटे 20%, 20%, 20%, बेटे ये आ रहा है 22%, और बेटे ये आ रहा है 25%, और बेटे वेट्स में 1, 2, 3, 4, बेटे ये वेट्स हमने लगाए हैं। आराम से बेटे, बेटे डब्ल्यू एक्स निकाल लीजिए, अभी परसेंटेज छोड़ दीजिए।
ये बेटे टोटल आ गया, तो बेटे ये 222 है मेरे बच्चे। सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू 222 अपॉन बेटे वेट का टोटल भी कर लो, सिग्मा डब्ल्यू का 10 22.2 बेटे 22.2% आपका एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न आ गया। वेटेड रेट ऑफ रिटर्न 22.2%, 22.2%। तो अब आप आ जाइए, बड़ा ही सिंपल सा हो गया। 22.2% यहां लगा दीजिए और आपके सामने आंसर है 20 रुपए 18 पैसे। मैं कैलकुलेटर से करता हूं, बस आज की क्लास यहीं पर मैं कंप्लीट करूंगा। तो आप देख लीजिए कि क्या ये आंसर कैसे आ रहा है बेटे। 22.2 इंटू 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 10/11। बहुत ही बढ़िया, 20 रुपए 18 पैसे बिल्कुल आंसर आ गया मेरे दोस्तों। ये मैंने कैलकुलेट किया क्वेश्चन नंबर 7 का एज पर अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, एज पर अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटा इसी तरह से डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड में करना है, इसी तरह से डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड में करना है। मैं यही बातें आपको कह रहा हूं, आप प्लीज 7th क्वेश्चन का डिविडेंड कैपिटलाइजेशन होमवर्क माने करना है, नहीं तो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। मैं चाहता हूं आप खुद करें, जबकि फुल आंसर मैंने दिया हुआ है। तो होमवर्क लिखें, आज की क्लास यहीं पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। आप होमवर्क लिखें। एक तो मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है। बस बेटे 3 क्वेश्चन तो दे रहा हूं, ज्यादा तो दे भी नहीं रहा। लेक्चर 4 में जब हम मिलेंगे तो बेटे ये 3 क्वेश्चन तो जरूर करके आइएगा, कहते हैं तब ज्यादा फायदा होगा। बी हैप्पी। आइए हम 3 बातें बोलें। बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful। बी हैप्पी, बी जॉली, be cheerful। Be happy, be jolly, be cheerful। Be happy, be jolly, be cheerful। मिलते हैं दोस्तों।